जो लास्ट क्लास में पॉइंट करा ना, अभी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने इस बात को रियलाइज़ करा कि अगर हमें दो इक्वेशंस दी जाएं तो उसमें इंटरप्रेट कैसे करना है कि वहाँ से उनका सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं। मतलब इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगी, हमने ये नाम पकड़ा। और अगर कंसिस्टेंट होंगी तो दो सिचुएशंस हैं, आइदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन। तो आज वाली क्लास शुरू उसी के क्वेश्चन से करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न है। हमें दो इक्वेशंस देके कहा गया कि चेक करो कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं कि इनकंसिस्टेंट हैं। तो हमें इसका प्रोसेस समझ में आता है। हमें क्या करना होता है, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना होता है। तो हमने उसके लिए पहले बना लिए वो। a1 is 4/3, a2 is 2, b1 2, b2 is 3, c1 is 8 and c2 is 12। अब हमने a1/a2 करा। a1/a2 का मतलब क्या हुआ, उसका मतलब बना 4/3 डिवाइडेड बाय 2। ऐसे लिखा करो अपनी कॉपी में, कभी भी कंफ्यूजन अगर हो ना तो 4/3 डिवाइडेड बाय 2, उसका मतलब कितना हो जाता, 4/3 इंटू 1/2, मतलब 4/6 विच इज 2/3। b1/b2 सिंपल था 2/3, c1/c2 8/12। इसको डायरेक्टली 4 से कैंसिल करा, ये भी आ गया 2/3। तो सिचुएशन क्या बनी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमें क्लियरली समझ में आ गया कि इसका मतलब द इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली मैनी। अगर ये तीनों बराबर आ जाएं तो हमें क्लियरली पता होता है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। ये अपना कंप्लीट आंसर बनता विथ कंप्लीट लॉजिक। इसको ऐसे पकड़ते। अब नेक्स्ट देखो, अब देखो ये टर्म थी, सेम वैरायटी सेम तरह का क्वेश्चन। हमें अब कहा गया था कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल बी हैविंग नो सॉल्यूशन। तो अब हमें ये प्रोसेस समझ में आता है। नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि इक्वेशंस में गड़बड़ है, मतलब इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो। वो कब होती हैं, जब a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होते हैं लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होते। तो अब हमने उस प्रोसेस को अडॉप्ट करा। a1 is 2p minus 1, a2 is 3। देखो उसने यहाँ पे एग्जामिनर ने हमें कंफ्यूज करा, यहाँ पे कंफ्यूजन आई। क्या कंफ्यूजन आई, हमें पहले y लिख के दे दिया, तो पहले हमें a2 को पहचानना था, दैट वाज 3। b1 was p minus 1, b2 was 1, y के साथ क्या था 1, c1 was 2p plus 1, c2 was 1। इस -1 को उधर ले जाओ तो वो क्या बनता 1। जब हमें ये प्रोसेस नोन है तो हमें ये बात की क्लैरिटी है। देखो इस क्वेश्चन में पहली कंफ्यूजन यहाँ पे a1 a2 में आती, a2 और b2 बच्चा गलत लिख लेता। क्लियर कि आई होप नहीं लिखा होगा, बिल्कुल सही पकड़ा होगा। अब क्या करते, हमने टर्म्स बना दी। अब क्लियर, अब हमें क्या करना चाहिए था, ये क्लियरली हमने पहले इस बात को और इसे आपस में सॉल्व कर लिया। 2p minus 1/3 इज इक्वल टू p minus 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इन दोनों को सॉल्व करा, वहां से p तो 2 आ गया, p तो 2 आ गया। अब हमें ये चेक करना पड़ता कि क्या इनको भी आपस में फर्स्ट और थर्ड या सेकंड और थर्ड को सॉल्व करे जाने पे कहीं यही आंसर तो नहीं बन रहा। तो अब हमें इस बात को वेरीफाई करना पड़ता। हमने चेक करा, p minus 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 2p plus 1। अब क्लियर है, सिंपल क्लियर है, नॉट इक्वल टू में भी सिंपली हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर करा, 2p minus p, p इक्वल टू आ गया -2, वहां से p आ गया -2। तो p शुड नॉट बी इक्वल टू -2, वो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। अब हमने इसको सॉल्व करा बिल्कुल सेम तरीके से, पहले को और तीसरे को सॉल्व करा, फिर सेकंड को और तीसरे को सॉल्व करा। देखो इन दोनों बातों को हमें करना पड़ता। सिंपल क्लियर है, टर्म बहुत सिंपल, यहां से हमें p मिल गया नॉट इक्वल टू -1। एक बच्चे के दिमाग में ये आता है कि मैं ये क्यों करूं, आंसर तो आ गया। इसलिए करो क्योंकि मान लो कि अगर फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करे जाने पे p का आंसर 2 ही आ जाता, हमें मिल जाता p नॉट इक्वल टू 2। क्वेश्चन कह रहा है कि p शुड बी इक्वल टू 2, यहां पे आ गया p नॉट इक्वल टू 2, तो पता है हमारा आंसर क्या होता, देयर इज नो सच p। इस बात को ध्यान में रखना, क्लियर है कि हमें इसलिए इनको सॉल्व करना पड़ता।
देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि P को 2 आना चाहिए इस कंडीशन के लिए। इसी क्वेश्चन में मान लो कहीं बन जाता कि P को 2 नहीं आना चाहिए, तो फिर तो दोनों बातें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती बन गई। तो हमें बोलना पड़ता कि ठीक है, एक कह रहा है P 2 आए, दूसरा उसी इक्वेशन से हमें दिख रहा है कि P को 2 नहीं आना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा कि ऐसा कोई P नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करने की समझ होनी चाहिए साफ साफ। तो इस क्वेश्चन में हमने जो रिजेक्ट करने वाले P थे वो निकाले, उनमें कोई भी हमारे आंसर को क्लियर तंग नहीं कर रहा था, तो इसलिए ये हमारा आंसर है। P इज इक्वल टू 2 वॉज द फाइनल सोल्यूशन। पर ये हमें करना पड़ता, इसको बिल्कुल ध्यान में रखना। अब ना अभी हमने क्लियर लास्ट क्लास से भी सुना कि एक्चुअली अगर हमें दो इक्वेशंस दी जाएं तो हम लोग कैसे ऑब्जर्व करें कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। वो पहला बस छोटा सा स्टेप था। जो इस टॉपिक में करने वाला मेन काम है ना, वो है दो गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के ना दो तीन रूट हैं, दो तीन रूट्स पॉसिबल हैं और सारे बहुत सिंपल हैं, कोई स्पेशल गेम नहीं है इसमें। तो अब उनको बारी बारी पकड़ते हैं। तो क्लियर है, चलो वैसे डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन सोचो, हमें मान लो ये दिया होता, ये क्वेश्चन होता। सिंपली अगर डिस्कस करें, मान लो ये क्वेश्चन होता, हमें कहते हैं सॉल्व दीज टू इक्वेशन, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। तो अब अगर मान लो हमें कहा जाता कि सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, तो हमें क्लियरली समझ में आता था कि अब क्लियर क्या करें। हमने पहले सॉल्व करी होती हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब दो वेरिएबल आ गए, तो क्यों ना ऐसा दिमाग लगाएं कि ये वन वेरिएबल की इक्वेशन बन जाए। तो उसके लिए क्या करें, सिंपल सा काम करें कि इनमें से किसी से भी, ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट से और ज़रूरी नहीं कि सेकंड से, किसी से भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल निकाल लो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल निकाल लो। जैसे अब क्लियर है कि अभी क्या करा गया कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल ली गई, 10 माइनस वाई। अगर हमारा मन करे कि y की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ x, तो वो बात भी ठीक थी। वो वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन जो बची है ना उसमें पुट करा दो। तो उसका फ़ायदा क्या होता कि पूरा सेटअप बन जाता इन वन वेरिएबल। देखो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली 10 माइनस वाई और इसको यहाँ पुट कर दिया इस x में। तो क्लियर कि सिंपली सब्स्टिट्यूटिंग इन टू, सब्स्टिट्यूटिंग, बिल्कुल क्लियरली ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2। This was equation 1 and this was equation 2. From equation 1, x is equal to 10 minus y, substituting in equation 2, हमने x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ये आ गया 10 माइनस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 2y आ गया 6, वहाँ से y आ गया 3। y की वैल्यू 3 हमने यहीं पे डाल दी वापस, x कितना आ गया 10 माइनस 3 विच इज 7। तो ये बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, बस हमें समझ में आई होनी चाहिए। क्या तरीका है, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करा दो। जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली क्लियर है कि एक वेरिएबल का तो आंसर आ गया, उस वेरिएबल से दूसरे वाले वेरिएबल का आंसर क्लियरली ऑब्टेन कर लो। y की वैल्यू 3 बनी, now from 1 x is equal to 10 minus y which is 10 minus 3 that is 7. So this was so straightforward. अब इसी बात पे, इस बात को कंप्लीटली ध्यान में रखो। अब इसी पॉइंट पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमें किसी ने भी ये क्वेश्चन दिया और क्लियर है कि अब हम लोग जब इसको सॉल्व करने गए, अब बिल्कुल इसी रूट को पकड़ते हैं। क्लियर है, क्या करना है, हमने एक से x की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। एक से हमने किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करनी है। तो चलो अब सेकंड वाली इक्वेशन लेते हैं। हमारी मर्जी है, हमारी मर्जी है कि किस वाली इक्वेशन से कौन सा वेरिएबल निकालें, बिल्कुल हमारी मर्जी है। तो अब की बार चलो देखो यहाँ पे y आसान सा लग रहा है, y निकाल लेते हैं। वो कितना आया 10 माइनस 3x। तो डायरेक्टली फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन 1, इसको
इसको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग इन 1। तो जैसे हमने इसको 1 में सब्स्टिट्यूट करा, हमें क्या मिल गया, 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ 10 माइनस 3x इज इक्वल टू 3। क्लियरली 2x माइनस 3y था ना, पर y तो हमने निकाल लिया 10 माइनस 3x, उसको यहाँ फिल कर दिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये बन गया 2x माइनस 30 प्लस 9x इज इक्वल टू 3, मतलब 11x इज इक्वल टू 33, वहाँ से x आ गया 33 अपॉन 11 दैट इज 3। नाउ y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x, मतलब y कितना आ गया, 10 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3 दैट इज 9 एंड 10 माइनस 9 इज 1। इन क्वेश्चंस को ऐसे पकड़ते। तो अब ना जो अभी हमने इन दोनों क्वेश्चंस का रूट देखा ना, इसमें हमने करा क्या, एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसको दूसरे वाले में फिल कर दिया। एक इक्वेशन से हमने किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली और उसको दूसरी इक्वेशन में फिल कर दिया। देखो इसको हमने पहले वाली इक्वेशन में y की वैल्यू फिल कर दी, 2x माइनस 3 टाइम्स ऑफ y इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करके x निकाल लिया, x की वैल्यू को यहीं पे वापस डाल के y निकाल दिया। तो ये बिल्कुल सिंपल कैटेगरी है। इसमें हमने करा क्या, एक से वैल्यू निकाली और दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करी। तो इसका नाम भी यही है एक्चुअली, इसलिए इस मेथड का नाम ही डायरेक्टली है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड का नाम ही अपने आप में क्लियरली है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये रिक्वायरमेंट है। तो जो हमने अभी अभी जो नाम डिस्कस करा ना, वो एक्चुअली हमारा फर्स्ट मेथड है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, पर नाम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लॉजिक है कि इसमें करते क्या है। एक से वैल्यू निकालो और उसको दूसरे में फिल करके आंसर निकाल लो। तो चलो अब इसी पॉइंट को देखते हुए इसी बात पे ये क्वेश्चन करो। अब देखो ये था क्वेश्चन, हमें कहा गया कि सॉल्व दीज टू इक्वेशंस यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो नाम याद रखना, एग्जाम में ना अगर वो हमें एग्जैक्टली मेंशन करें कि इस मेथड से करो तो इसी मेथड से करना, क्योंकि क्लियर है कोई स्पेशल ट्रिक नहीं है, बहुत सिंपल कैटेगरी होती है, बस हमें समझ में आ जानी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या पकड़ा कि इनमें से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ द अदर। तो चलो कोई आसान सी इक्वेशन पकड़ लेते हैं, मान लो सेकंड वाली हमने पकड़ ली। यहाँ से x कितना आ गया, सिंपली 3 माइनस 2y। अब जो x की वैल्यू 3 माइनस 2y बनी ना, इसको अगर हम इक्वेशन 1 में डाल दें, नाउ सिंपली सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट इक्वेशन, इन इक्वेशन 1 वी गेट, इसको सिंपली हमने x की जगह यहाँ पे 3 माइनस 2y लिख दिया। तो वो क्या बन गया, 7 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। क्या मिला हमें, 21 माइनस 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। कोई ट्रिक नहीं इसमें। यहाँ से हमें मिल गया 21 माइनस 2 विच इज़ 19 इज इक्वल टू माइनस 29y। क्लियर है, माइनस 19 बराबर आ गया माइनस 29y के। तो y बराबर आ गया 19/29। y तो हमने निकाल लिया। जब y हमारे पास आ गया तो अब x कैसे निकालें, x तो हमने खुद ही बनाया हुआ है कि वो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ y है, ये बनती है अपनी एक्सप्रेशन। वो कितना आ गया, सिंपली y 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 19/29। सिंपली इसका एलसीएम लिया, ये हमारे पास आ गया 49/29। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट ऑफ टास्क्स। ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा मेथड है। बस हम लोग इसमें कोई फ्रैक्शन वगैरह में अगर मिस्टेक ना कर देना तो इसमें कोई काम नहीं होता। बहुत सिंपल है, एक से वैल्यू निकालो दूसरे में पुट करा दो। उसका फ़ायदा क्या होता है कि ये इक्वेशन बस एक वेरिएबल में देखो बन गई, और एक वेरिएबल में जब इक्वेशन बन गई तो वो सॉल्व करनी तो हमें पहले से आती होती है। अब इसी पॉइंट पे नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। अब बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब मान लो ये क्वेश्चन हो, सेम लैंग्वेज थी, सॉल्व बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो करोगे क्या, एक से वैल्यू निकालोगे और दूसरे में पुट करा दोगे। दिस वॉज इक्वेशन 1 एंड दिस वॉज इक्वेशन 2। तो क्या करते, किसी भी एक से वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो और दूसरे वाले में पुट करा दो। तो कैसे करें हम ये, मान लो हम लोगों ने सेकेंड इक्वेशन को लिया और सेकेंड इक्वेशन में से सिंपल हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करी। 2x कितना आ गया,
17 प्लस वाई बाय 4, वहाँ से x आ गया 17/2 प्लस वाई बाय 4 का हाफ विच इज़ वाई बाय 8। यहाँ वैल्यू फ्रैक्शन में आई पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x कितना आ गया 17/2 प्लस वाई बाय 8। अब हमने ये वैल्यू ली फ्रॉम 2 एंड वी सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू इन 1। ये हमें क्या दे गया x बाई 3, मतलब ये x बाई 3 प्लस y बाई 2 को बराबर होना चाहिए 5 के। अब इन क्वेश्चंस में अकेली मिस्टेक ये करोगे कि फ्रैक्शंस वाली टर्म में क्लियर है कि ज़बरदस्ती घबराओगे, तो क्लियर है वो कोई काम नहीं होता, बहुत सिंपल होता है, बस साफ लिखना जैसे क्लियर है साथ साथ इसको देख रहे हो। जब प्रैक्टिस भी अभी क्वेश्चंस की कर रहे हो तो क्लियर है बिल्कुल ऐसे ही पकड़ना। ये क्या बन गया 17/2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 17/6 प्लस y बाई डिवाइडेड बाई 3 विच इज y बाई 24। देखो इसको हम लोग तोड़ सकते थे अलग अलग, क्लियर याद है ना। मान लो कभी 3 प्लस 2/7 लिखा हो तो अगर ज़रूरत पड़े तो इसको 3/7 प्लस 2/7 लिख सकते हो। इस क्लियर है बिल्कुल हमने ऐसे ही यहाँ पे इसको ब्रेक करा 17/6 प्लस y बाई 24 प्लस y बाई 2 अलग से 5 था ही था, इसका हमने एलसीएम लिया। एलसीएम कितना आ गया 24। ये क्या बना 17 4 ज़ा 68 प्लस y प्लस 12y इक्वल टू 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 120, तो 13y बराबर आ गया 120 माइनस 68 दैट इज 52। वहाँ से हम y निकाल सके 52/13 विच इज़ 4। तो इन क्वेश्चंस में केवल कैलकुलेशन की गेम है। वो सही करने का प्रोसेस क्या है कि जब ये करोगे ना मल्टीप्लिकेशन वगैरह की एरर्स नहीं करनी। मल्टीप्लाई गलत कर दिया, डिवाइड गलत कर दिया तो बिना बात के हमने डायरेक्टली, हमें बिल्कुल डायरेक्टली फ्री में मिलने वाले मार्क्स हमने छोड़े। y निकाला, उस y की वैल्यू को हमने यहाँ पुट करा। x कितना आ गया 17/2 प्लस 4/8, मतलब 17/2 प्लस 1/2। ये कितना बन गया, अब डिनोमिनेटर सेम आ गए दोनों के 18/2 विच इज 9। तो x आया 9 और y आया 4 और दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब नेक्स्ट करो। अब ना बिल्कुल सेम पैटर्न पे अब ये क्वेश्चन था। यहां पे ना स्क्वायर रूट वगैरह आ गए तो एक बच्चे को डर लगता है, क्लियर है, बिल्कुल नहीं डरना होता। जो हमारा रूट होगा दैट विल ऑलवेज रिमेन द सेम, जो मर्जी क्वेश्चन आए। हमें क्लियरली समझ में आता है कि किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल निकालो इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल और दूसरी इक्वेशन में पुट करा दो, तो उससे क्या होगा, डायरेक्टली एक वेरिएबल तो सॉल्व ही हो जाएगा। क्या करें, मान लो सेकंड वाला, हम लोग सेकंड वाली इक्वेशन लें और उससे x की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ y। हमने x निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ y। अब x की इस वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करा दें। सिंपल, क्लियर है, नो ट्रिक। अब x की इस वाली वैल्यू को हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्लियरली पुट करा लें, तो वो आ गया √2 इंटू एक्स, पर x कितना था √8/√3 इंटू वाई प्लस √3y इक्वल टू 0। ये बनी इक्वेशन। उसका फायदा क्या हुआ, हमें मिल गया कि सिंपली √2 इंटू √8 विच इज √16, पर √16 कितना हो गया 4, अंडर √16 इज व्हाट 4, 4y प्लस एलसीएम लेके √3 इंटू √3 3y, 3y प्लस 4y अपॉन √3 बराबर आ गया 0 के। √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही आ गया। हमें मिल गया कि 7y आ गया 0। 7y अगर 0 है तो वहां से y कितना आ गया 0। y तो हमने निकाल लिया, साथ साथ ही हमें क्लैरिटी है कि इस थर्ड इक्वेशन से अब x भी आ गया। x कितना बना √8/√3 इंटू वाई, बट y इज 0, तो x आ गया 0। ये इसका फाइनल आंसर बनता। इस वाले क्वेश्चन में अकेली डिस्कशन वाली बात ये थी कि हम लोग यहाँ पे ना स्क्वायर रूट वाले टर्म्स देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि जो स्क्वायर रूट हमें यहाँ पे दिया गया है वो x और y के ऊपर नहीं है। तो क्लियर कि जो बाकी हैं वो तो सिंपल a1 a2 हैं। ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये कैसे के मर्जी दे दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा लॉजिक सेम रहेगा। एक वाले से हमने इक्वेशन निकाली, दूसरे में पुट कर दी वैल्यू, डायरेक्टली आंसर बनेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इज एक्चुअली सो सिंपल, बस हमने अपने लॉजिक को छोड़ना नहीं है, हर बार ऐसे करना है। अब नेक्स्ट देखो, अब बिल्कुल सेम तरह का ना ये क्वेश्चन देखो।
अब इसमें इस वाले क्वेश्चन में डिफरेंट बात क्या हुई कि यहाँ पे अब की बार क्लियर है कि एक्स वाई के साथ जो नंबर्स इन्वॉल्व हैं वो इन टर्म्स ऑफ ए और बी हैं। तो क्लियर है फिर क्या हुआ, जो हमारा लॉजिक है वो चेंज नहीं करेगा, जो मर्जी क्वेश्चन हो। क्या करेंगे, इनमें से किसी भी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल निकाल लेते और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन जो खाली पड़ी थी उसमें पुट करा लेते। तो एग्जैक्टली उसी मॉडल पे चलना चाहिए था और बिल्कुल वैसे चले। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोगों ने अब की बार y निकाल लिया विच वॉज a प्लस बी माइनस एक्स। y की वैल्यू निकाली और बिना कुछ भी स्पेशल करे उसको सिंपली हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया। वो क्या बन गया, क्लियर है, ax माइनस बी टाइम्स ऑफ y, पर y कितना था, a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या दे गया, ax माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर लेकिन प्लस बी एक्स, क्लियर है, माइनस माइनस प्लस बी एक्स बना लेता, इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इधर भी माइनस बी स्क्वायर उधर भी माइनस बी स्क्वायर, उसको उधर ले जाओ तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गए। क्या बना, ए स्क्वायर और यहाँ पे देखो ए एक्स प्लस बी एक्स, इसमें से क्लियर ये ए बी भी उधर ले जाओ, ए एक्स और बी एक्स में से हमने एक्स कॉमन लिया, ये आ गया ए प्लस बी। राइट हैंड साइड पे क्या बना, एक ए स्क्वायर बचा और एक प्लस ए बी बचा, वो हमने एक साथ लिख लिया। तो एक्चुअली एक्स क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। कई बच्चे ना इसको जल्दबाजी में यहीं छोड़ आते हैं, वो यहाँ तक सही कर लेते हैं पर वो इसको ऐसे लिख देते हैं। तो क्लियर है कि वो किस चीज़ से डर रहे होते हैं, बहुत ही सिंपल स्टेप। क्या वो स्टेप कि उनको ये मिस कर जाते हैं वो बच्चे कि देखो इन दोनों के बीच में से ए कॉमन आ रहा है, न्यूमरेटर में से ए कॉमन भी तो आ रहा है। वो क्या बना गया, ए कॉमन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। उसका फ़ायदा क्या होता कि ये ए प्लस बी ऊपर नीचे कैंसिल कर जाता और x डायरेक्टली आ जाता a। जैसे ही हमने x निकाल लिया a के बराबर तो हमें दिखता है कि इस क्वेश्चन का फॉर्मेट कितना बेसिक हो गया। अब y कितना है, a प्लस बी माइनस एक्स, पर x तो a है तो y कितना आ गया, b। तो देखो इस क्वेश्चन में अकेली गड़बड़ की जगह जो थी वो ये है, अगर और कोई मिस्टेक नहीं करी तो अकेली गड़बड़ की जो मेजर जगह होती वो ये होती। कई बच्चे इसको डर के यहाँ छोड़ आते हैं, तो कुछ नहीं होता काम, ये बहुत सिंपल है। रिटर्न में ना जब टर्म्स क्लियर ही अलजेब्रा वाली टर्म आ गई तो फिर क्या हो गया, वो तो सबसे सिंपल टॉपिक होता है। इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा था, ए प्लस बी ऊपर नीचे कैंसिल करा, एक्स बराबर आ गया ए के। इस बात को ध्यान में रखना। और भी क्वेश्चन इस तरह के देखोगे उसमें इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर आ जाएं तो उनको सिंप्लीफाई करने में डरना नहीं। सिंपल हमारे पिछले सालों में करे हुए फॉर्मूले ही होते हैं, ये वाले जो हमने अभी भी करे वही फॉर्मूले होंगे, कोई नया ट्रिक नहीं होगी, बहुत बेसिक सी ट्रिक्स होंगी। तो x आ गया a। अब ना आज वाली क्लास में हमने अब पहला मेथड सुना इक्वेशंस को सॉल्व करने का, दैट वाज द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर हमें एग्जाम में वो ये नाम डायरेक्टली बोले ना तो इसी रूट से पकड़ना। कल वाली क्लास में हम लोग अब एक और मेथड सुनेंगे। अच्छा, अब इन मेथड्स में ऐसा नहीं कि एक मेथड कम अच्छा है एक मेथड ज़्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारी डिस्क्रिशन है, हमारी मर्जी है कि हम कौन सा मेथड लगाएं, तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। पर एवरी मेथड विच वी आर गोइंग टू लिसन इज एक्चुअली वैलिड इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। तो जो हमने अभी आज करा वो इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का पहला मेथड करा विच वॉज वेरी सिंपल। जो कल भी करेंगे इट इज़ ऑल्सो अगेन वेरी सिंपल, बट हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे अल्टीमेटली दैट वुड बी आवर चॉइस। तो क्लियर है कि हम लोगों ने क्या करना है कि मेथड सुन लेने हैं, फिर क्वेश्चन जब हमारे सामने आएगा और हमें ना कहा गया हो कि क्या मेथड लगाओ तो अपनी मर्जी से जो मर्जी लगा लो, और वो सारे ही बहुत सिंपल हैं। तो आज फर्स्ट मेथड सुना, कल सेकंड मेथड हम लोग डायरेक्टली देखेंगे क्वेश्चंस में।